बाघा को मिल रही हैं 2 लाख की गिफ्ट्स। कौन है ये रहस्यमयी दोस्त? पहले 2 लाख का नया आईफोन प्रो मैक्स और अब प्रोमो में सोने की महंगी घड़ी। समझदार को इशारा काफी है। एक अनजान आदमी बाघा पर लाखों रुपए क्यों लुटा रहा है? पोपटलाल को शक है कि कोई बाघा की किडनी खरीदना चाहता है, तो भिड़े का दिमाग कह रहा है कि कोई बाघा को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से चुराना चाहता है। बाघा अपने ही ख्यालों में मग्न था कि तभी एक अजनबी आदमी बिल्कुल किसी भूत की तरह उसके सामने प्रकट होता है। ये कोई आम आदमी नहीं था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और बातों में एक खौफनाक गहराई थी। वो आदमी बाघा की तरफ घूरते हुए देखता है और एक ऐसी लाइन बोलता है जिसने आगे चलकर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की रातों की नींदें उड़ा दी। वो बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि समझदार को इशारा काफी है। बाघा का सीधा साधा दिमाग इस भयानक पहेली को डिकोड करने में पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उसके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। वो तुरंत कहता है कि भाई साहब, ये कोई इशारा नहीं, ये तो सीधी सीधी पहेली है। लेकिन वो अजनबी आदमी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो अपनी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता लाते हुए कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये कीमती चीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बाघा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत अपनी सफाई का पूरा टेप रिकॉर्डर चालू कर देता है। वो उस अजनबी से कहता है कि भाई साहब, मैं आपको जानता तक नहीं, ना हम बचपन में एक साथ स्कूल गए, ना हमने कभी साथ में अपना टिफिन शेयर किया, ना कभी कंचे खेले, ना गुल्ली डंडा, और ना ही कभी एक टीम में क्रिकेट खेला है। फिर अचानक से आसमान से टपककर मैं आपका जिगरी दोस्त कैसे बन गया? लेकिन क्या वो आदमी बाघा की एक भी बात सुनने वाला था? बिल्कुल नहीं। वो रहस्यमयी इंसान एक खौफनाक मुस्कान के साथ सिर्फ इतना कहता है कि धीरे धीरे सब समझ जाओगे बागेश्वर जी, ये एक दोस्त का दूसरे दोस्त को तोहफा है और आपको ये लेना ही पड़ेगा। बाघा उसे रोकने की लाख कोशिश करता है। वो हाथ जोड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वो आदमी किसी तूफान की तरह अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाता है। बीच सड़क पर फोम हाथ में लिए कांप रहा होता है कि तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। नट्टू काका वहां पहुंच चुके थे। लेकिन क्या नट्टू काका का तजुर्बेकार दिमाग इस चक्रव्यूह को समझ पाएगा? नट्टू काका, जिनका दिमाग हमेशा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुनाफे और सेठ जी की डांट के इर्द गिर्द दौड़ता है, इस 2 लाख के मुफ्त गिफ्ट को देखकर सन्न रह जाते हैं। बाघा बावरी जी की कसम खाकर कहता है कि उसने इस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है। और हम सब जानते हैं कि बावरी की कसम मतलब बात 100% सच है। नट्टू लाका का दिमाग तुरंत खतरे की लाल घंटी बजाने लगता है। इस दुनिया में मुफ्त में कोई एक कप चाय नहीं पिलाता, यहाँ तो पूरे 2 लाख का आईफोन सीधे बाघा के मुंह पर मारा गया है। नट्टू काका तुरंत फैसला लेते हैं कि इस महाकलेश का समाधान सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, परम आदरणीय बापूजी। और इस क्रिमिनल केस को सुलझाने के लिए साथ में चाहिए मेहता साहब का फायर ब्रिगेड वाला तेज दिमाग। बाघा उस फोन को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई टाइम बॉम्ब हो, और अब ये बॉम्ब सीधा गोकुलधाम पहुंचने वाला था। रात का समय था और गोकुलधाम सोसाइटी में हमेशा की तरह शांति का माहौल था। अब्दुल की सोडा शॉप पर रोज की तरह ज्ञान बंट रहा था। चूंकि जेठालाल शहर से बाहर गया हुआ है, तो तारक मेहता अपनी डाइट के करेले के जूस के खौफ से आजाद होकर शांति का जश्न मना रहे थे। सोडी भी मजे ले रहा था कि दोस्तों जल्दी सोडा पी लो, जेठालाल का नाम लिया तो कहीं सोडे का पावर ही ना निकल जाए। लेकिन तभी इस खुशनुमा माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। नट्टू काका और बाघा वहां प्रकट होते हैं और बाघा का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही मौत का फरमान पढ़कर आया हो। पोपटलाल की चील जैसी निगाहें तुरंत ताड़ लेती हैं कि बाघा एक बहुत बड़ा टेंशन का पार्सल लेकर आया है। सीधे तारक मेहता से गुहार लगाता है कि आप सेठ जी के लिए फायर ब्रिगेड हैं, आज हमारे लिए भी बन जाइए। लेकिन गोकुलधाम वासी, जिन्हें दूसरों की पंचायत में टांग अड़ाने का जैसे ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला हुआ है, भला कैसे पीछे रहते? सोडी अपनी छाती चौड़ी करके जोश में चिल्लाता है कि सिर्फ मेहता साहब ही क्यों, हम सब तुम्हारी टेंशन की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हैं। पलक झपकते ही पूरी की पूरी पुरुष मंडली जेठालाल के घर की तरफ मार्च कर देती है। बापूजी अपने सोफे पर शांति से बैठे थे, लेकिन अचानक इस पूरी बारात को अपने घर में घुसते देख उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर के अंदर घुसते ही कुर्सियों की वो भयंकर छीना झपटी शुरू होती है जो किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं थी। कोई किसी के पैर पर बैठ रहा है, कोई एक कुर्सी पर 2 लोग एडजस्ट होने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बापूजी अपनी कड़क और गरजती हुई आवाज में सबको चुप कराते हैं और बोलते हैं कि क्या ढब्बे, तेरी शादी पक्की हो गई है जो ये पूरी बारात लेकर आ गया है? ये लॉजिस्टिक्स का रायता फैल ही रहा था कि तारक मेहता सीधे मुद्दे पर आते हैं। नट्टू काका साफ कर देते हैं कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कोई चोरी हुई है और ना ही कोई लॉस, मामला सिर्फ
बाघा का है। और तभी बाघा अपने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो धमाका बाहर निकालता है जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें अटक जाती हैं। आईफोन प्रो मैक्स। अय्यर की साइंटिस्ट आंखें तुरंत स्कैन कर लेती हैं कि ये कोई मामूली फोन नहीं बल्कि पूरे 2 लाख रुपए का मॉडल है। 2 लाख का आंकड़ा सुनते ही भिड़े की तो जैसे जिंदगी भर की एफडी ही टूट गई। बापूजी को लगता है कि कोई भुलक्कड़ कस्टमर अपना मोबाइल दुकान पर छोड़ गया होगा, लेकिन बाघा जो खौफनाक सच बताता है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। एक तो कस्टमर ने वो 2 लाख का मोबाइल खरीदा, पूरा का पूरा पेमेंट किया, बाघा ने सामने से डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन उसने 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं लिया और अंत में वही 2 लाख का फोन बाघा के हाथ में रखकर चला गया। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बिना बार्गेनिंग किए सामान ले जाना, ये तो किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं था। अब शुरू होता है गोकुलधाम का इंटेंस इन्वेस्टिगेशन। बापूजी अपने जासूसी अंदाज में पूछते हैं कि क्या वो कोई रिश्तेदार था। बाघा का जवाब था नहीं। बचपन का दोस्त था। बाघा का जवाब फिर से नहीं। तभी दुनिया के सबसे मशहूर और अकेले पत्रकार पोपटलाल का छाता खुलता है और उसका शातिर दिमाग एक ऐसी खौफनाक थ्योरी पैदा करता है जिसने बाघा के रोंगटे खड़े कर दिए। पोपटलाल कहता है कि आज के कलयुग में अगर तुम्हें फ्री में कुछ मिल रहा है तो समझ लो तुम्हारी सबसे कीमती चीज खतरे में है। बाघा, वो आदमी तुम्हारी किडनियां निकालना चाहता है। ये फोन तो सिर्फ तुम्हारी दोनों किडनियों का एडवांस पेमेंट है। बाघा अपनी किडनी का नाम सुनते ही बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी कमर पकड़ लेता है। लेकिन तारक मेहता अपने लॉजिकल दिमाग से इस बकवास को शांत करते हैं कि किडनी चोर कभी पहले 2 लाख का गिफ्ट नहीं देते। किडनी की थ्योरी फ्लॉप होते ही भिड़े का सेक्रेटरी वाला मास्टरमाइंड एक्टिवेट होता है। भिड़े पूरी गंभीरता से कहता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बीएनबी नाम की कंपनी की नज़र बाघा के टैलेंट पर हो। वो बाघा को लालच देकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से चुराना चाहते हैं। लेकिन बाघा, जो सोढ़ी के शब्दों में 24 कैरेट प्योर गोल्ड और गुड मैन दी लालटेन है, तुरंत अपनी वफादारी की कसम खाता है कि वो बापू ही और सेठ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सारी थ्योरीज फेल होने के बाद बापूजी अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं कि बाघा अभी इस फोन को अपने पास ही रखे और जब वो रहस्यमयी दोस्त दोबारा मिले तो उसे सम्मान वापस कर दे। सब कुछ शांत लग रहा था, एक गहरी सांस ली ही जा रही थी कि तभी अचानक बाघा का फोन जोर से बज उठता है। क्या वो कॉल उसी बीएनबी कंपनी से था? नहीं, वो कॉल था बावरी का। प्यार में तोतरा होकर मैला बाबू करने वाली बावरी फोन पर शिकायत कर रही थी। बाघा तुरंत सब कुछ छोड़कर बावरी से मिलने एक अंधेरे पार्क में पहुंचता है। बावरी पहले से ही गुस्से में आग बबूला थी क्योंकि बाघा ने बहुत ज्यादा देर कर दी थी। लेकिन जैसे ही बाघा वो चमकता हुआ आईफोन बावरी के सामने करता है, बावरी का गुस्सा तुरंत पिघलकर हवा हो जाता है। उसे लगता है कि उसके बाबू ने उसके लिए ये ड्रीम फोन खरीदा है। वो खुशी से पागल होकर पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है? बाघा उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम राजधानी एक्सप्रेस की तरह मत दौड़ो, ये फोन मुझे किसी रहस्यमयी इंसान ने गिफ्ट किया है। बावरी का शक तुरंत किसी दूसरी लड़की पर जाता है, लेकिन बाघा उसे उस अजनबी आदमी की पूरी खौफनाक कहानी सुनाता है। लेकिन बाघा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खेल तो अगले दिन सुबह होने वाला था। अगले दिन दुकान में बाघा के सामने केबल पर एक और अनजान डिब्बा रखा होता है। वो रहस्यमयी बीएनबी वाला आदमी वापस आ चुका है। बाघा बुरी तरह कांपते हुए पूछता है कि अब ये क्या मुसीबत है। वो रहस्यमयी आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि खुद ही खोलकर देख लो। बाघा डरते डरते उस डिब्बे का ढक्कन हटाता है और उसके अंदर से निकलती है एक बेहद महंगी और चमकदार सोने की घड़ी।